एक बच्ची जिसने कभी कचड़े से बीन कर खाना खाया था, वो आज एक जाने माने रेस्टोरेंट की शेफ बनकर लोगों को खाना खिला रही है। एक बच्ची जो कभी दिल्ली की सड़कों पर भटकती थी, उसका आज उसी दिल्ली में खुद का घर है। जिस लड़की को कभी एनजीओज और अनाथालयों का सहारा लेना पड़ा था, वही लड़की आज कई लड़कियों का सहारा बन रही है। जिंदगी विद ऋचा में आज मिलिए शेफ लिलिमा से। लिलिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच मैम। एक लड़की जो आज की तारीख में दिल्ली के शानदार रेस्टोरेंट में हेड शेफ है, उसे कभी अपने खाने के लिए कचड़े में से खाना बीनना पड़ता था। ये जर्नी आज आप जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या ख्याल आता है मन में? मतलब बहुत अपना आपको बहुत डिफरेंट नज़र आता है। मतलब पहले मैं एक सलाम में रहते थे और उसके बाद सड़कों में भी बहुत रही, और उसके बाद सड़कों में वो जो डस्टबिन से उठा के खाना, वो चीज़ें आज भी रिमाइंड करवाती है कि मैं क्या थी और अब क्या हो गई। बहुत डिफरेंट नज़र आता है उन चीज़ों में। बिल्कुल, मतलब कल्पना से परे है मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? कि कभी खाने के लिए नहीं था और आज पता नहीं हर दिन आप कितने सारे लोगों के लिए खाना बनाती होंगी। लेकिन क्या हालात थे और क्यों थे लिलिमा कि आपको कचड़े में से खाना बीन कर खाना पड़ता था? मोस्टली जब मैं 4 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा एकदम से उनकी देहांत हो गया। एक साथ? एक साल में ही पहले पापा ख़त्म हुए। अच्छा। और उसके बाद मम्मी को टीवी था, और उसके बाद वो दवाई वगैरह नहीं खा पाती थी बिल्कुल ही। तो फिर एकदम से मम्मी ख़त्म हो गई, और मम्मी के ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद फिर दीदी ख़त्म हो गई। दीदी, कितने भाई बहन थे आप? हम लोग 2 भाई और 2 बहनें थे। ठीक। तो जो बड़े भैया जो हमारे घर में जो सबसे बड़े भैया है, उनकी पापा मम्मी के रहते ही शादी हो गई थी। जब मम्मी बीमार थी तभी वो चाहती थी कि मेरी दीदी की शादी हो जाए, लेकिन मम्मी एकदम से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो चाहती थी कि जो लड़का उन्होंने मम्मी ने पसंद किया वो दीदी शादी कर ले। लेकिन मम्मी के ख़त्म होने के बाद वो उस लड़के से शादी कर लेती है। अच्छा। और लेकिन वो लड़का दीदी को पसंद नहीं था, तो उन्होंने शादी तो कर लिया, लेकिन वो जैसे इस संडे शादी हुई और नेक्स्ट संडे उन्होंने सुसाइड कर ली। तो फिर उसके बाद घर में एकदम से 3 डेथ होने की वजह से भैया जो थे वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए कि मेरे घर में क्या हो गया। तो उस वजह से वो धीरे धीरे नशा वगैरह करने लग गए, ड्रग्स वगैरह है वो लेने लग गए। फिर ये सब कुछ देख के भाभी भी भैया को छोड़ के चले गए। और आप सिर्फ 4 साल की? और मैं 4 साल की थी, और मेरा छोटा जो भाई था वो 2 साल का था, जो सबसे छोटा वाला था। तो फिर भैया इधर उधर नशा करते रहते, तो उनको खुद का अपना होश नहीं था। तो इस नशे की वजह से उन्होंने जो हमारा जो घर था वो किसी को गिरवी दे दिया 10,000 में। और उसके 2-3 दिन बाद ही भैया को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उनको जेल कर दिया। तो उस मौके में जो उधर के जो सोसाइटी वाले जिनके पास भैया ने दिया था गिरवी, उन्होंने वो घर बोला कि तुम्हारे भैया ने बेच दिया, अब आप लोग लिख लो यहाँ से। हम बहुत छोटे थे, इतना बिल्कुल भी समझदार हम लोग थे ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर कुछ टाइम ऑलमोस्ट 6 महीने तक हम लोग, मेरा छोटा भाई और मैं ऐसे ही रहे वहाँ पे। कहाँ रहे फिर? वही जो आसपास कहीं झुग्गियों में? जो सलाम झुग्गी था ना, हाँ। उन्हीं के किसी, जैसे हमारे घर मम्मी पापा को किसी ने काका बोल दिया या चाचा बोल दिया, तो उनके हिसाब से उनके घर पे रहते थे हम लोग। लेकिन फिर मेरी मौसी एक दिन आई तो देखा भाई है, तो मेरी मौसी असम में रहती थी। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ। फिर वो उसको लेके चले जाते, मुझे लेके नहीं जाती मेरी मौसी। क्यों? रीज़न यही होगा कि शायद वो कमा के खिला सकता था, या मैं कमा के खिला नहीं सकती थी मेरे को। ये मैं लड़का है, लड़के को मैं पाल लूंगी। हाँ, तो इसलिए उसको लेके चले गए और मुझे लेके नहीं गई। तो फिर जब मैं ऑलमोस्ट 6 साल की हुई तो हम लोगों को खाना वगैरह भूख लगती थी, कैसे खाना वाना खाए कुछ समझ में नहीं आता था। तो पड़ोस में ही एक हमारे मेरे भैया के दोस्त है, उनके घर पे हम लोग रहने लग गए। हम लोग क्यों? अब तो आप अकेली रह गई? भाई तो मैं अकेली नहीं थी, वहाँ पे जैसे 3-4 बच्चे और थे जो बिल्कुल ऑर्फनेज थे, जिनके माँ बाप नहीं थे, तो वो भी उनके घर पे रहते थे। तो मुझे उनसे दोस्ती थी, छोटी में थी, तो उनके फ्रेंड्स दोस्ती से तो मैं उसके घर चली गई, उनके घर पे। तो उनका कहना था कि अगर हमारे घर पे रहोगे तो तुम लोगों को कबाड़ा वगैरह जो होता है ना वो बिन के देना पड़ेगा, और फिर हम आपको खाना देंगे। तो सुबह के 4 बजे वो लोग हम लोगों को जो
कबाड़े की एक रेडी होती है, उसमें बोरा रखा होता है, वो मतलब रेडी लेके भेज देते थे सुबह। तो फिर हम लोग डिफरेंस कॉलोनी जो मार्केट है वहाँ पे जाते थे सुबह सुबह। मतलब जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो इकट्ठा करना, पन्नी इकट्ठा करना, दुकानों से कबाड़ा बिनना, वो सब चीज़ें था। फिर हम लोग मतलब 11 बजे तक वापस आते थे। उसके बाद हमें खाना वाना खिलाते थे वो लोग, तब जाके हम लोग मतलब थोड़ा खाना वगैरह मिलता था हम लोगों को। फिर वो 4-5 बजे उठा, मतलब शाम के 5 बजे फिर बोलते थे जाओ कबाड़ा बिन के आओ। फिर हम लोग रात को 1-2 बजे तक वापस आते थे, वहीं पे कबाड़ा बिनना, वहीं पे रहना, तो वो सब चीज़ें था। तो फिर ना जो जिस बंदे के साथ हम लोग जिनके पास रह रहे थे ना, उनके मतलब जो हस्बैंड है और उनका जो लड़का था ना, मतलब हम लोग 7 साल के हो गए थे। तो जो उनके रिएक्शन वगैरह ना हम लोगों की तरफ से ना मतलब गंदे तरीके से नज़र आने लग गए। हमारे पास आना, हम लोगों को छेड़छाड़ करना, तो वो चीज़ें हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो मतलब जो और भी लड़कियां थी, जो हम दो लड़की, एक मैं थी, एक लड़की और थी, तो हम वहाँ से रन आउट हो गए। और फिर हम लोग मतलब डिफरेंस कॉलोनी के जो मार्केट है ना, वहाँ पे मतलब और भी बच्चे रहते थे, तो हम लोग वहीं पे रहने लग गए। तो वहीं पे हम लोग मतलब उधर ही रहना, उधर ही खाना, मतलब जो भी आसपास के लोग, जो भी वहाँ के जो लोग पब्लिक आते थे उनसे मांगना, और वहीं पे कबाड़े बिनना। और जब भूख लगती थी फिर जो वहाँ के जो रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबा वगैरह होता था, वो खाना वहाँ पे गेम जो मतलब खाना वगैरह जो गेस्ट के जो छूटे खाना होते थे ना, वो डस्टबिन वगैरह में डालते थे, तो हम उसी में से ही छाट छाट के उसी से खाना वगैरह खाते थे। ये था मैम। अच्छा, ये बताइए, जब माता पिता जिंदा थे तब घर के हालात ठीक थे, तब भी बहुत गरीबी थी? नहीं, जो मेरे पापा थे वो मतलब एक साधु टाइप के थे, मतलब वो झाड़ वगैरह करते थे। और जो मेरी तांत्रिक बाबा जो होते हैं। जी जी। और जो मेरी मम्मी थी वो मतलब कोठियों में काम करती थी। अच्छा। तो और कहाँ रहते थे आप लोग? तैमूर नगर। तो तैमूर नगर में एक झुग्गी है, वहाँ पे हम लोग रहते थे। हमारा वहीं पे छोटा सा घर था। हम लोग मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग थर्सडे और फ्राइडे को मेरे पापा क्या करते थे, जो आसपास के लोग होते थे उनसे चंदा इकट्ठा करते थे और उसके बाद खाना बनाते थे। जैसे कुछ भी खिचड़ी हो गया या खीर हो गया, वो बना के मेरे पापा सबको खिलाते थे। वैसा था मेरे पापा के अंदर, थोड़ा सा आते थे। तो जो एक तो वो पापा का जो छोटा धुंधला धुंधला चीज़ था कि मेरे पापा खाना बनाते थे, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं रह गया, शरीर में रह गया, मन के अंदर रह गया कि मेरे पापा भी खाना बनाते थे। तो फिर उसके बाद जब मैं सड़क पे रहती थी तो मोस्टली 3-4 साल तक मैं सड़कों पे रही। ये जो आप कह रहे हैं कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के वहाँ स्लम्स में मतलब ऐसे बच्चों के साथ भटकती थी जी। वो 3-4 साल आप ऐसे रही? जी मैम। और कहाँ सोती थी, कहाँ? तो वही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जो भी मार्केट वगैरह जब बंद हो जाता था, उस मार्केट के जो भी दुकान थे उनके बाहर, या फिर पार्क था, पार्क में जाके सोना, या फिर जो आपने ओखला की फ्लाईओवर देखा होगा, उसके नीचे मतलब ना बहुत सारे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो उनको छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, तो वहाँ पे रहना। लेकिन आप तो अकेली थी, कोई परिवार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं? मैम मतलब ये है ना कि वो जो हमारी जो कमेटी बच्चे थे ना, हमारी एक कमेटी बन जाती है। कमेटी जब इधर उधर बच्चे, तो फ्रेंडशिप हो जाती है। तो हम उनके घर पे जाके, तो पता था कि इसके मम्मी पापा नहीं है, तो वहाँ पे मतलब जो भी और फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हम उनके घर पे जाके रह लेते थे। और अपना कोई नहीं था पूछने वाला, कोई मतलब ऐसा नहीं है, रिश्तेदार? मौसियाँ हैं मेरी, और दिल्ली में 3 मौसियाँ थी। लेकिन उससे इन लोगों से कोई भी मतलब उस टाइम पता ही नहीं था कि मेरी मौसी वगैरह भी है। और उन लोगों ने कभी मतलब मम्मी पापा के ख़त्म होने के बाद उन लोगों ने पता करने की कोशिश भी नहीं किया। और पापा की साइड से कोई रिश्तेदार? पापा की साइड से मैंने किसी को नहीं देखा। और भाई तो भैया तो नशे में जा मतलब चुका जेल में ही थे उस टाइम भी, जब मैं सड़कों में थी। भैया जेल में ही थे उस टाइम। तो फिर मतलब जब मैं सड़कों में रही तो उस टाइम मतलब वहाँ पे एक जो NGO वाले होते हैं ना, वो आते थे, वो हमसे पूछते थे कि पुलिस वाले तुम्हें मारते तो नहीं है, या कोई ऐसे दुकान वाले कोई सुनाते उनाते तो नहीं है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो जाके दुकान वालों से वगैरह कि ये बच्चे हैं, इन लोगों को मारा पीटा मत करो, ऐसा भीख भी मांगती थी क्या आप उससे? जी मैम। मतलब जो भी हम लोगों को पास जो चीज़ें मिलता था खाने पीने की, मतलब हम सोचते थे कि हमें खाने को कैसे मिले। जैसे मैगडी में लोग आ जाते थे, या फिर जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह होते थे, तो जैसे फॉरनर वगैरह आ गया, उनसे मांगना, वैसा था। तो फिर मतलब ऐसे ही हम लोग पार्क पे एक मीटिंग कर रहे थे, तो फिर NGO वालों ने मुझसे पूछा कि तुम रहना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो? मैंने बोला बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे क्यों सर। तो फिर उन्होंने मेरे को मतलब वहाँ से फिर चाइल्ड लाइन वालों से बात किया कि कैसे बच्ची है उसको। तब तक आपकी उम्र कितनी, 8-9 साल की हो गई थी? मैं उस टाइम ऑलमोस्ट 11 साल की हो गई थी। अच्छा, 11। तो 3-4 साल से तो आप ऐसी जिंदगी जी रही थी, सड़कों पर भीख मांगते हुए। और तब तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई थी? नहीं, मेरे को मतलब पढ़ना ही नहीं आता था, कुछ जानते ही नहीं थे कि स्कूल वगैरह भी होता है। ओह माय गॉड। ये सब चाह।
तो फिर जब मैं वो चाइल्ड लाइन वालों ने मुझे बुलाया वहाँ पे, तो फिर उसके बाद मैं चाइल्ड लाइन में थी, तो लोगों ने मतलब कोई अच्छा सा हॉस्टल ढूंढा जो कि उदयन केयर था। उदयन केयर संत नगर में है। तो बेसिकली जो बच्चे बिल्कुल जिनके माँ बाप नहीं होते उनको पूरा वो लोग पूरा ध्यान देते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे बच्चे ये है, आप लोग रख सकते हो। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे रख लिया। ठीक है। तो मतलब मैं बिल्कुल ही पढ़ना वगैरह कुछ नहीं जानती थी, क्या होता है पढ़ाई वगैरह, वो सब कुछ मुझे पता ही नहीं था। तो फिर उन्होंने मेरे को मतलब वहीं पे ट्यूशन क्लासेस वगैरह देना स्टार्ट किया। अच्छा, बाहर से हॉस्टल में? हाँ, अंदर ही। फिर अंदर से मतलब बाहर से टीचर आते थे, वो पढ़ाते थे, समझाते थे कि ये ऐसा ऐसा अक्षर होता है, ये क ख ग होता है, ABCD, ये सबको धीरे धीरे सिखाया। तो मोस्टली जब 12 साल की हुई, 1 साल हो गया था मेरे को इसी के अंदर में पढ़ते पढ़ते, जब मैं 12 साल की हुई और मेरे को उन्होंने सीधा 5वीं में एक टेस्ट करवा के एडमिशन करवाया। तो उनका एक मोटिवेट था कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो उन्होंने फिर मेरे को एक एडमिशन करवाया बलवंत राय मेहता विद्या भवन में। तो मैं वहीं पढ़ लिख रही थी, अच्छी, सब कुछ सही था, मैं सब कुछ भूल गई थी कि क्या हुआ लाइफ में, माँ बाप का वो सब चीज़ें सब दिमाग से निकल गया था। लेकिन वो होता ना कि हॉस्टल में से वही जो बच्चे हैं उनमें से किसी ने नंबर लिया। मेरी मौसी जो थी, जो दिल्ली में भाई को लेके गई थी? नहीं, अच्छा, जो दिल्ली में रहती थी वो मौसी, तो उनको पता चला कि मैं हॉस्टल में हूँ और मैं पढ़ लिख रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम्हें याद होगा। तो मैंने सर मेरे को तो याद नहीं बिल्कुल भी। तो कहते हैं हम मतलब तुझे याद नहीं है, तू बहुत छोटी थी, तू मेरे पास आ जा। बेसिकली मौसी मेरे को इसलिए बुलाना चाहती थी कि उनके घर पे कोई रह के काम वाम करे उनका। और आप तो अच्छा खासा पढ़ रही थी लेकिन वही है ना कि मेरे को लगा कि मेरी मौसी ने फ़ोन किया और मुझे रखने के लिए फ़ोन, मतलब अपनापन दिखाने के लिए। और मैंने मतलब मेरे दिमाग में इतना कुछ चला भी नहीं, और मैं छोटी थी, मतलब 14 साल की थी उस टाइम में। तो मैंने क्या किया, अपने जो भी मतलब स्कूल जाना था मेरे को, तो मैंने स्कूल की जो बैग में से बुक निकाला और कपड़े भरा और मैं रन आउट हो गई वहाँ से, और मैं मौसी के पास चली गई। बता के क्यों नहीं गई? मतलब वो शायद ना जाने दे, हॉस्टल वाले नहीं जाने दे इस वजह से। तो मैं मौसी के पास चली गई, तो हॉस्टल वालों ने पीछे से बहुत ढूंढा वगैरह, उनको पता ही नहीं था मैं कहाँ पे हूँ, कुछ पता ही नहीं। मेरे सिवा किसी को पता नहीं था कि ये लोग कोई और भी है मेरे लाइफ में। तो जब मैं मौसी के पास गई, तो मौसी ने मतलब ऑलमोस्ट 1-2 महीने मुझे बहुत प्यार दिखाया। फिर मौसी ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना स्टार्ट किया कि घर का काम करो, ये करो, ठीक है, वो तो और नॉर्मली होता था। पढ़ाती भी नहीं थी? नहीं। फिर धीरे धीरे जब मैं 5-6 महीना हो गया, तो मौसी ने बोला कि अगर हमारे घर पे रहना है तो आपको ना काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने सोचा कि काम ही कर लेती हूँ मैं। तो मेरे को मौसी ने एक शूज़ की फैक्ट्री में काम पे लगा दिया, जहाँ पे मुझे 2000 रुपये देते थे। वहाँ पे मतलब शूज़ के काम करके आती थी, मतलब सुबह 8 बजे भेज देती थी, फिर रात को मतलब शाम को 8 बजे आती थी। और मौसी का कहना था सारा काम करके जाओ, आके फिर काम करो। तो उसमें से अगर कुछ काम वगैरह रह जाता तो मौसी मारना पीटना स्टार्ट कर दिया मौसी ने। तो अगर वो जो शूज़ फैक्ट्री वाला है वो अगर ऑन टाइम पेमेंट नहीं देता था तब भी मारती थी मौसी। तो मारती थी, उनका लड़का भी मारना पीटने लग गया। एक दिन बहुत ही मतलब मैं बीमार थी, तो मेरी मौसी को लगा मैं ना मतलब मजाक कर रही हूँ, मतलब झूठ बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे उसी में ही मतलब बुखार में ही मारने पीटने लग गया। तो अचानक जो मेरे भैया हैं वो जेल से आए गए थे, मुझे पता नहीं था। तो भैया मतलब यहाँ पे किसी को पता चला कि मेरी बहन मेरी मौसी के पास है, तो वो उसी दिन अचानक वहाँ पहुँच गए। तो देखा कि वो ना मेरे को मतलब डंडे से मार रहे हैं, और मेरे भैया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ वो। तो उन्होंने बोला भाई आप मेरी मौसी हो तो आप कैसे मार रहे हो उसको? कह रहे तुझे ज़्यादा अगर ऐसा है तो अपनी बहन को लेकर निकल। तो मेरे भैया में तो वो भी है कि चल मेरी बहन है, मैं तो लेकर जा रही हूँ, तो वो लेकर आ गए। लेकिन वही है कि मैं 14 साल की हो गई थी और मेरे भैया के पास खुद का घर नहीं था रहने के लिए। और मतलब तो नशा छूट गया? नहीं, वो वापस आके वही सब कुछ मतलब दोस्तों के साथ रहते, वही नशा वगैरह करना स्टार्ट कर देते। तो फिर जब मैं भैया के पास गई, लेकिन अपना घर भी नहीं था वहाँ पे, तो फिर मतलब इधर उधर रहना, और इतनी बड़ी हो गई तो लोगों की जो नज़र था ना वो बिल्कुल चेंज हो गया था वहाँ पे। वो अलग तरीके से, उनको पता था कि इनके माँ बाप नहीं है, इसका भाई ऐसा है, वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करते थे। तो उस मतलब ऑलमोस्ट मैं 15 दिन तक भैया के साथ थी, लेकिन जब उसके माहौल देखा ना मेरे को मतलब बहुत घबराहट से होने लगे कि मैं यहाँ रहूँगी तो मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो मतलब लोगों की नज़र इतने गंदे हो गए थे कि मैं उनके डर से उन लोगों के साथ नहीं रहना नहीं चाहते थे। उसके डर से मतलब फुल्ली ठंडी थी, दिसंबर या जनवरी का मंथ था। उससे डर से मतलब जो आपने कबाड़ी वगैरह की दुकान देखा, उसमें गत्ते के पेटीज वगैरह होते हैं, उसके अंदर छुप के सोते थे, वही मुझे ना देख पाए। और मतलब ये भी होता था कि अगर कोई ना छेड़े मेरे को, तो मैं इसके लिए उधर से उठ के भाग के मतलब
पैदल चल चल के दरगाह चली जाती थी, निज़ामुद्दीन दरगाह में। मुझे पता था कि वहाँ पे लोग भरे रहते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा कुछ मेरे नहीं को। करेगा। तो मैं वहीं पे रहती थी, और वहाँ पे मतलब जो दरगाह होता था ना, वहीं पे जब खाने वाने का पर्ची वगैरह मिलता है तो वहीं पे खाना वगैरह, तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन तक मैं वैसे थी। तो मतलब जब मैं उदयन केयर गई थी तो वहाँ पे ना एक मतलब उससे पहले जब मैं चेतना में थी, जो चेतना एनजीओ जो हम लोगों को पास आए थे, उनको एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी थी, पट्टी पर बचपन। तो उसमें से 3-4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें मैं भी थी। तो हम लोगों ने पूरा मूवी बनाया। तो उसमें से जो एक एक्शन आर्ट मतलब एक मेन डायरेक्टर थे, उनका ही अपना एनजीओ खोला था उन्होंने कश्मीरी गेट में, जो हर्ष मंदर जी है। तो किसी ने मेरे को बोला कि ना हर्ष मंदर जी ने ना अपना होम खोला हुआ है, मतलब ऑर्फनेज खोला हुआ है बच्चों के लिए, आप ना एक बार उनसे बात कर लो। बच्चों में से किसी ने बोला, तो मैंने फिर उनका नंबर लेके मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने सर आपको याद होगा, मैं आपसे उस पर एक छोटा सी मूवी बनाया था मैंने। फिर मैं उनसे जाके मिली, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ वहाँ पे अपना बैग लेके, मैं मैनेजर से बात कर लेता हूँ। वहाँ पे जो मैनेजर थी महनाज दीदी थी, फिर मैं वहाँ गई, फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम रहो। तो उस टाइम में मतलब सारे बच्चों में से सबसे बड़ी मैं थी वहाँ पे। तो एक बात बताइए, आप वापस उदयन केयर क्यों नहीं गई? मतलब वो रख लेते वापस आपको? इतना मतलब डर लग रहा था। जो वहाँ पे जो उदयन केयर की जो मेन जो बुआ थी, हमारी बुआ थी किरण मोदी थी, जो किरण मोदी जी है वो हमारी बुआ, हम लोग बुआ बोलते थे उनको। तो एक था कि बुआ की ट्रस्ट टूट गया कि उन्होंने इतना मतलब बिल्कुल भरोसा करके हम लोगों को रखा, और मैंने उनके ट्रस्ट तोड़ के भाग गई। तो इसलिए मतलब उनके पास जाना मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा। तो फिर मैं मतलब फिर वहाँ पे जब हर्ष मंदर जी से बात करके किलकारी गई, किलकारी में मैंने दीदी मिली, तो उन्होंने फिर बोला कि क्या करना चाहती हो। तो मैंने उनको बोला मुझे अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट करनी है जो मैंने छोड़ा था। फिर मेरी मतलब 9th में एडमिशन हुई, फिर मैंने 9-10 कंप्लीट किया। जब मैं पढ़ रही थी तो हमारे से ना पूछा जाता था गोल क्या है, ये है क्या बनना चाहती हो। तो मतलब मेरा था कि अगर मेरी स्टडीज़ वगैरह अच्छा होता तो मैं ना एक्स्ट्रोनॉट बनना चाहती थी मतलब। तो मेरा मतलब इतना भी नहीं था फिर कि पढ़ाई में उस टाइम क्या करूँ, हालात समझ में नहीं था। और एक मेरा एम था कि मैं या तो इस लाइन में जाऊंगी, शेफ की लाइन में। अच्छा। शेफ के लाइन में मतलब ऐसा था कि जब मैं मतलब जैसे किलकारी में रह रही थी, किलकारी में सबसे बड़ी बच्ची थी मैं। और जब जो लोग दीदी वगैरह होते थे और जो भी हमारी जो मदर्स थे जो खाना बनाते थे हमारे लिए, वो लोग सब मीटिंग में चले जाते थे और ना वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे कि दीदी तुम ना उनको खाना बना के खिला देना। तो वहाँ से मैं उनको खाना बना खिलाना, बिरयानी बनाना, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। और जब ये दीदियों की मीटिंग वगैरह होती थी तो उनमें भी मतलब अलग अलग चीज़ें बनाकर मैं उनको खिलाती थी। तो उनका मतलब जो फीडबैक वगैरह होता था आपको, जो फीडबैक वगैरह होता था ना वो बहुत अच्छा आता था। और मुझे मतलब उस चीज़ को ना जब वो लोग फीडबैक वगैरह देते थे ना मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उस चीज़ों को नेक्स्ट टाइम बहुत सोचती थी मैं ये बनाऊंगी ऐसा होता था मेरे अंदर। तो एक मिस्टर आनंद कपूर आए वहाँ पे, मतलब वो बेसिकली हॉस्टल से बच्चे कैसे हैं नहीं है वगैरह वो देखने के लिए आए थे। और आनंद सर का एक CSHG भी है जो कि आफ्टर 18 बच्चों को हेल्प करते हैं। CSHG भी एक NGO है। अच्छा। तो मतलब CSHG क्रिएटिव सपोर्ट ग्रुप ऐसा है। ठीक है। तो वो उन्होंने वहाँ पे आए हैं तो उनका मतलब जो आफ्टर 18 हो जाते हैं बच्चे उनको सपोर्ट करते हैं जॉब प्लेसमेंट वगैरह करवाने में। तो उन्होंने बोला कि हमारी एक बच्ची है उसको मतलब काम करना है, आप एक बार उसको देख लो। तो उन्होंने मेरी सारी कहानी वगैरह पढ़ा तो उनको पता चला कि मुझे भी मतलब शेफ़ बनना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ना मतलब मेरा एक दोस्त है शेफ़ जूलिया, उनका रेस्टोरेंट है लोधी रोड में त्रेस नाम से। मैं एक बार उनसे बात करता हूँ, अगर वो लोग उनको अगर लिली को चांस देंगे तो फिर बढ़िया होगा। फिर उन्होंने शेफ़ जतिन मतलब वहाँ पे जो ऑनर थे वो शेफ़ जतिन और शेफ़ जूलिया थे। तो उन्होंने पहले मेरे को एज अ स्टाफ कुक रखा वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब 15 लोग या 12 लोग थे जिनके लिए मैं खाना बनाती थी। सुबह में मतलब मेरे को इतना शौक था कि मैं सुबह के 6 बजे की मेट्रो पकड़ के 7-7:30 बजे तक वहाँ जोर बाग पहुँच जाती थी। अच्छा। और उसके बाद मतलब गेट भी नहीं खोलते थे, मैं वहाँ से सबसे पहले अपना खाना बना के मुझे सीखना था, मेरे सबको देखती रहती थी। तो मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीना हो गया तो स्टाफ फूड बना रही हूँ। तो मुझे मतलब वो चीज़ें नहीं करनी थी, मेरे को स्टाफ फूड नहीं बनानी थी। फिर धीरे धीरे उनके स्टाफ वगैरह से बोला कि आप ना इसको काम सिखाना स्टार्ट करो कि कैसे हम लोग मैश पोटैटो बनाते हैं या कैसे बेबी पोटैटोज बॉईल किया जाता है।
या लेटस जितने होते हैं वो कैसे वॉश किया जाता है, सारे ऊपर वाली एरियाज में होते थे और जो हमारा मेन किचन वगैरह था वो नीचे था। तो वो सब चीज़ें मैं वहाँ पे जो भी टास्क देते थे वो शुरू लोग, का जो टास्क होते हैं। वो छोटे छोटे टास्क देते थे वो लोग, वो कंप्लीट कर लेती थी मैं, मतलब 10 बजे से पहले वो कंप्लीट हो जाता था। तो मेरे को मतलब काम सीखना था कि मैं कब जाके नीचे जाके ऑर्डर लगाऊं। अच्छा, मैं यहाँ रोकूँ आपको, पहले आपको कुछ सुनवाती हूँ मैं। Hey Lily, I am so proud of you. Well done, you've achieved so much. I remember when we first met, and you had this dream of becoming a chef, and that's something you really wanted to do, and you didn't know how to go about it, and you know, we got you on the right road, and from there you've just blossomed, and I am so proud of you. Well done, and keep it going, and I hope to see you very soon. Very proud of you. हाँ Bye. सर ये Hi Lilima. Okay, I'm going to start my love story with Lilima. Lilima came way back in 2011-12 when we started, and she was such a frail, vulnerable little girl who walked in, you know, was totally lost. And from the day she entered through an NGO, through a gentleman whom they came through, it was, I felt my heart so much for her, you know. I felt like, wow, I must look after her, and I must protect her, and I must look after her. She used to be like a little child, you know, who would walk behind me. All the time she would walk behind me and keep looking at me, you know, with such big eyes and so much of fear in her this. And I used to keep telling her, Lilima ji, don't worry, I'm there. Anything you want, we will protect you. You don't have to worry about anything. And rightly so, we put her to make her some rotis and chapatis, you know. And from a chapati maker, Lilima today is become a very renowned chef. A person with determination. Lilima realized from the very beginning that she had a dream. And for her to pursue her dream, or to not to stay in that same place where she came from, she knew that she had to put a lot of effort in herself, take the best of what people were teaching her, and she basically made me into a mother, and I made her into my child. And what more do I wish for her? That the sky is the limit, Lilima. Jump, jump, jump. Sky is the limit. And you will rise, and you have risen so high in life, and you will achieve more. God bless you, Lilima. God bless you in abundance. Lots of love. And I'm always there for you, sweetheart. Always. मतलब एक होता है ना कि लाइफ में कोई आपका आइडियल हो, वो है। मतलब जब मैं मतलब इस इंडस्ट्री में आई तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे कि ये इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं है। तो और मतलब मैं उस टाइम बोलती थी कि तुम, मतलब वो लोग बोलते थे कि तुम्हारे लिए, मतलब तुमको कोई और कंपनी चॉइस, मतलब कोई और चीज़ें देखना चाहिए था, तुम इसी लाइन में क्यों आई। तो फिर मैं उनको बस ये बोलती थी, जब शेफ जूलिया है तो मैं क्यों नहीं आ सकती। और ये भी बहुत प्यार करती थी ना। एक मैसेज और सुनवाते हैं आपको। हाय लिलिमा, कैसी हैं? लिलिमा को मैं अभी कुछ 10-12 साल से जानता हूँ, और लिलिमा और हमारी जान पहचान कुछ मतलब ऐसे ही एक हम भी कुछ करना चाहते थे, एंड किसी जान पहचान के मिस्टर आनंद कपूर हैं, उन्होंने एक रिकमेंड किया कुछ लड़कियां हैं जो काम करना चाहती हैं किचन में, और वो व्हाई डोंट भी हम उनको एक चांस दे। और लिलिमा वॉकड इनटू अ किचन वन डे, एंड उसमें हमें पता नहीं था कि ये क्या कर सकती है, क्या आता है क्या नहीं आता। तो हमने कहा ओके आप शुरू करो कुछ काम, आप चपातियाँ बनाना शुरू करो। तो हमने उस टाइम पे लिली को सिर्फ अपने स्टाफ और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए चपातियाँ बनाने के लिए रखा, और वो चपाती बनाते बनाते आज लिलिमा इतनी बड़ी शेफ़ बन गई है कि जिससे मेरा दिल बहुत खुश होता है। मुझे बहुत ही, मैं बता नहीं सकता कि जब भी मैं लिलिमा के बारे में सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और लिलिमा की प्रोफेशनल सक्सेस को देखता हूँ लिलिमा कितना बड़ा किचन चला रही है, लिलिमा एक किचन ब्रिगेड चला रही है, लिलिमा एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट का पार्ट है, लिलिमा तरह तरह के खाने बनाती है, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। मुझे लगता है कि मैंने इस लड़की की, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की ने जो अचीव किया, जो किया, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता और अपनी एक विल पावर थी कि नहीं मुझे कुछ करना है। ठीक है, अगर मुझे डिप्राइव थी, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बस हमने उसको एक
एक अपॉर्चुनिटी दी, हमने उसको एक राह दिखाई और वो लड़की इस राह पर चल पड़ी, और जो कुछ इसने किया वो अपनी लगन, अपनी क्षमता, अपने भरोसे पे किया। विश यू द वेरी बेस्ट एंड यू डिजर्व अ लॉट्स मोर। थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइफ लिलिमा, थैंक यू। वो आज भी ट्रीट करते हैं ऐसे बिग ब्रदर की तरह। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ ना, तो बहुत मतलब अलग से दिखाई देते हैं कि हाँ लिलिया ही है, उसको अंदर भेजो। क्यों उसने मतलब गार्ड ने क्यों रोका उसको, सीधा भेजो उसको अंदर। वो बिल्कुल ये जैसे आते वो हक करना, बिल्कुल मतलब अजीब, बहुत अच्छा सा लगता है कि शेफ ने कहाँ से मुझे कहाँ आज देखा। मतलब मैं कहाँ थी, मतलब एक सड़कों में रहने वाली आज उनकी मतलब जो हक होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है उस टाइम। तो एक बात बताइए, सब लोग जैसे कह रहे हैं कि बहुत मेहनत की आपने और बहुत फोकस थी, जाहिर सी बात है जब इतनी परेशानियां आए तो फोकस रहना मुश्किल होता है लिलिमा। नहीं मैम ऐसा नहीं था, मतलब लाइफ में था बहुत दर्द, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था मेरे को। और जब वो मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको मतलब करके दिखाऊं और अच्छा। मतलब मेरे को एक सीढ़ी चाहिए थी कि मुझे चढ़ना है उस सीढ़ी पे, और उसके बाद वो सीढ़ी मिल जाए ना मेरे को, मुझे अपना वो बाकी सीढ़ियों चढ़ना है। 11th में आपने काम शुरू किया, फिर आगे पढ़ाई? मतलब ये था कि मेरे को अब कमाना है, और मतलब भाइयों को संभालने के लिए? भाई का भी था एक, और मतलब जो चीज़ें मतलब लोगों ने जो दुत्कारा था मेरे को ना, उनकी नज़रों में मुझे छाना था, ये था। फिर आगे पढ़ाई नहीं हो पाई? पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है बोला था, लेकिन ये कि मेरे को मतलब अपने आगे इसमें बढ़ना था, तो मतलब कहीं मैं मतलब पीछे ना हो जाऊँ, यहाँ सपोर्ट ना मिले, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यही आगे बढ़ते रहूँ। अच्छा, ऐसे में ये भी तो होता है ना लिलिमा, आप जिस प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में आप हैं और वहीं आपकी टक्कर में बहुत अच्छे अच्छे घरों के, पैसे वाले घरों के बच्चे हैं जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सब कोर्स करके आए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आए हैं। कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश? मतलब फील होता है बहुत बार, जैसे HM वाले आते थे तो उनका जो पढ़ना लिखना और इंग्लिश में बात करना, तो थोड़ा सा मतलब फील होता था कि ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और या कभी वो आपको एहसास कराते थे इस बात का? नहीं, वो लोगों नहीं, मतलब ऐसा है सबको पता ही चल जाता था कि किस कहाँ से हूँ वगैरह, तो उन लोगों का थोड़ा सा अलग सा था। लेकिन जब वो गैस से बात वगैरह करना, अगर मतलब कभी टेबल वगैरह अगर हैंडल करना होता था, तो अगर गैस से बात करना तो थोड़ा सा शाई बहुत फील होता था कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल पा रही, तो थोड़ा सा अंदर से घबराहट सी हो जाती थी उस टाइम। फिर इंग्लिश सीखी है आपने, फिर कैसे, उसकी ट्रेनिंग कैसे ली? नहीं मैम, वो अपना आप ही जो हमारा जो, जब मैं होटल लाइन में आ गई, रेस्टोरेंट लाइन में आ गई, जो जैसे शेफ़ जूलिया, शेफ़ जतिन, आनंद कपूर हो गया, शेफ़ सदीप हो गए, तो वो लोग तो ऑलरेडी इंग्लिश वगैरह आता है, तो उनसे एक धीरे धीरे उनसे जब बातें वगैरह करते थे तो थोड़ा बहुत उनसे आ गया। और जब मैं मतलब बलवंत राय में थी वहाँ से, या फिर जब मैं ऑर्फनेज में थी, जो भी हमारा जो थोड़ा सीखा है वहाँ से ही सीखना वगैरह था। तो कभी होता है कि जैसे कोई गेस्ट कहें कि भाई हमें शेफ से बात करनी है, तो आप आती हैं बात करने? बिल्कुल मैम। तो पूरा आप इंग्लिश समझ में आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? जी, इंग्लिश समझ पूरी आ जाती है, बोल भी लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे मेन चीज़ें जो वर्डिंग्स होती है उसमें मतलब उसमें मेरे मिक्स कर देते हो, हिंदी मिक्स हो जाती है। तो कभी लेकिन कोई वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मन में आता है क्या कि मुझे उतना नहीं आता जितना दूसरों को आता है? होता है। जब मैं फिर वो गेस्ट से बात करके फिर वापस जाती थी ना, हाय क्या हो गया, मैं मतलब मेरे को क्यों नहीं आता, बहुत बार ऐसा होता है। और मैं सबको ही बोलती थी, शेफ मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मतलब उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, शेफ मेरे को क्यों नहीं वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता। मैं सबको बोलती थी, शेफ का कहना नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उनसे बेटर हो, मुझे पता है। तुम उन लोगों के साथ अपनी तुलना क्यों करती हो, बहुत समझाते थे वो लोग। खाना भी देखिए, वैसे देखा जाएगा जब पढ़ाया जाता है तो बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो वो सब भी आपने बस ऑन द जॉब रहकर ट्रेनिंग में सीखा? मैं बताया ना, जब मैं त्रैस में थी और जब मेरे को उन्होंने काम सिखाना स्टार्ट किया, तो मतलब एक चीज़ होती है कि सब्जी कैसे लगानी चाहिए, किस तरह से लगना चाहिए, फिर या मीट की जो कैटेगरीज होती है, वो मीट की कैटेगरीज में मीट कैसे सेटअप होना चाहिए, रेड मीट कहाँ होना चाहिए, वाइट मीट कहाँ होना चाहिए, वो सब चीज़ें, बैक्टीरिया किस में होती है, वो सब चीज़ें, मुझे एस्पैरागस वगैरह हो गया या बेल पेपर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे मतलब एक टास्क दिया जाता था कि इसके बारे में पता करके आओ, और नहीं आओ तो खुद अपने गाल पे थप्पड़ मारो, ऐसा था वो आपका टीम जो था। तो फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ें मैं करती गई। ये लेटस वगैरह में कुछ पता ही, मेरे को पता ही नहीं था लेटस क्या होता है, ये मतलब रॉकेट लीफ क्या होता है, लोरोस क्या होता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल मालूम ही नहीं था, नहीं पता होती। उन्होंने धीरे धीरे बताया कि इस लेटस को भी वॉश किया जाता है, उनके अंदर भी मतलब
कीड़े होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है, वो सब चीजें वहाँ पर ही सिखाया। एचएम वालों को भी इतना कुछ नहीं पता था जितना मैंने टेरेस के अंदर टेरेस वालों ने सिखाया। कई बार कहते हैं कि भाई जो आप काम करते करते सीखते हैं वो आप थ्योरी में नहीं सीख पाते। टेरेस में जब मौका मिला, जब प्रेप एरिया कर रही थी, प्रेप एरिया मतलब जहाँ पे हमारी लेटेस्ट वॉश वगैरह जब सीख रही थी मैं, और मेरे एक वो था कि अब मेरे को नीचे जाना है, मेरे को काम सीखना है। तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे को बोला कि तुम 1 बजे से 3 बजे नीचे आओ। तो मैं नीचे 1 से 3 बजे के बीच में नीचे जाती थी और मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती थी। मेरे को दिखाते थे कि कैसे खाना पिकअप वगैरह होता था, कैसे वो सैलेड वगैरह लगाते थे, वो लोग मैं देखती रहती थी। और जो भी उनको ज़रूरत होती थी शेफ वगैरह को, मैं फटाफट ऊपर जाती थी और लेकर आती थी। तो 3 बजे तक मेरी टास्क यही रहती थी। फिर धीरे धीरे मेरे को उन्होंने एक दे दिया कि तुम आज ना ये वाला सैलेड लगाओ, ये ऐसा लगता है। मैं उनको पूरा अच्छी तरह से देखती थी। और धीरे धीरे फिर मैंने मतलब एक सैलेड सीखा, फिर दूसरा सैलेड सीखा, फिर मैंने सैंडविच कैसे सैंडविच बनाया जाता है वो सीखा, बर्गर कैसे बनाया जाता है वो सीखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को मतलब एक सेक्शन से, जो मैं एक ट्रेनी थी उसमें से उन्होंने कॉमी 3 दे दिया मेरे को। कॉमी 3 एक लेवल हमारी लेवल होती है, लेवल होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जो जब वहाँ से जब मेन शेफ चले गए तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब लिली देखेगी पेंट्री, अभी उसकी इंचार्ज ये है। तो उन्होंने एक टाइम ऐसा था कि मैं पेंट्री देख रही थी पूरा अकेली में, पेंट्री का सारा चीज़ें, कुछ ख़राब तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, वो सब चीज़ ऑब्जर्व करना, वो सब चीज़ें था। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये आप यहाँ से इसको मूव करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को मूव किया वेज में। अच्छा। तो हमारे वेज सेक्शन में मूव किया वेज में, जहाँ पे रिजोतो या पास्ता वो सब चीज़ें उन्होंने मेरे को बताना स्टार्ट किया। फिर कुछ वजह से टेरेस बंद हो गया, उनका कुछ रीज़न था जो शट डाउन हो गई। उसके बाद जो मेरे वहाँ के जो शेफ थे, शेफ सदीप, वो वहाँ पे एज ए CDP देख रहे थे और मैं उस टाइम कॉमी 1 थी। CDP क्या होता है? वो शेफ दी पार्टी होता है, मतलब मेरे से वो बड़े थे। हाँ, ऑब्वियसली। तो फिर शेफ ना मतलब शेफ को मिला बोका, श्री फोर्ट में बोका रेस्टोरेंट मिला। तो शेफ ने फिर मेरे को बोला कि फ़ोन किया शेफ ने कि लिली तुमको काम करना है। मैंने बिल्कुल शेफ, तो मैं 2-3 महीना हो चुका था हमारा वो छोड़ा हुआ। 2-3 महीने आप बेरोजगार थी वापस जी से। बिल्कुल। तो फिर शेफ ने बोला कि मैं ना एक रेस्टोरेंट में मतलब रेस्टोरेंट ज्वाइन किया है, तुम वहाँ ज्वाइन करोगी? तो मैंने बोला जी शेफ बिल्कुल। तो शेफ ने मुझे वहाँ बुलाया बोका में। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे एज ए CDP दिया। हम लोगों ने टीम बनाया, फिर हम लोगों ने बोका चलाया कुछ टाइम तक। बोका मतलब बहुत अच्छा था, 1 साल तक पूरा बहुत बोका अच्छा था। फिर वो भी किसी रीज़न से बंद हो गया बोका। फिर शेफ चले गए ली कैंटीन प्रोमनाट में, प्रोमनाट ये बसंत कुंज वाले पे। तो वहाँ पे ली कैंटीन में हम लोगों ने मतलब शेफ ने रेस्टोरेंट खुलवाया। तो वहाँ पे मैं शेफ के साथ ही थी, काम कर रही थी शेफ के साथ। तो शेफ ने वहाँ से काम छोड़ दिया क्योंकि शेफ को डोना मिल गया था। तो फिर शेफ आ गए थे, तो शेफ ने बोला कुछ टाइम तक वहीं पे रहो। तो मैं वहाँ पे थी। तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने बोला शेफ मैं ना यहाँ नहीं करूँगी, आपके पास काम करना है मेरे को। फिर तब से मैं शेफ के साथ हूँ अभी तक। कभी अपना पास्ट याद आता है या उसको याद करके कभी रोती हो, दुखी होती हो? मतलब वो चीज़ें तो बहुत मन में आता है कि मतलब मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो पापा मम्मी को बहुत मिस करना। और मतलब जो चीज़ें मेरे को जैसा मतलब ये है कि नहीं, जो लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है जो आज ज़िंदगी मैंने देख रही हूँ वो ज़िंदगी अगर माँ बाप और सब कुछ सही होता है तो वो ज़िंदगी शायद नहीं होती और मैं वही झुग्गियों में रहती। जो भी मेरे मम्मी का जो फैमिली है उनमें से ना कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब मैं अब जाती हूँ ना तो वो जो उन लोगों को जो फीलिंग जो है ना अलग सी है कि हाँ मतलब हमारी बहन है या हमारी ये है, ये पढ़ लिखी है, रेस्टोरेंट में काम कर रही है। उनका मतलब जो रिस्पेक्ट होता है ना वो बिल्कुल अलग ही है। तो अब आप मतलब अपने फैमिली से टच में हैं, जिन्होंने चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, सबके साथ अब आप हैं जुड़ी हुई? मैम मेरे अंदर पता एक आदत है, मैं ना कभी किसी से ना मतलब बैर नहीं रखती, सच्ची बताऊँ। भाई दोनों कहाँ हैं अब? बड़े भैया मतलब ये है कि भैया अब ठीक हो गए। तो मैं पिछले साल गई थी तो मैंने भैया को एक ई-रिक्शा खरीद के दिया कि भैया मतलब नशा वगैरह ना करे और वो अपने वही रिक्शा में अपना परिवार देखे। तो भैया तो वही कर रहे हैं। और जो छोटा वाला भाई है वो मतलब मौसी के रहते वो जो बेड वगैरह का काम, बेड वगैरह बनाना होता है ना, वो काम सीखा है, वो वही काम करता है। तो दोनों असम में हैं? आसाम में। देखिए हमारे समाज में हमेशा कहा जाता है बेटा ये करेगा, भाई बहन की रक्षा करेगा। यहाँ एक बहन है जिसने अपने भाइयों की मदद करके, और अब आप भाइयों के टच में भी हैं, मतलब सब आपस में जुड़े हुए हैं, कोई अब शिकवे शिकायत नहीं है किसी से। जीवन से शिकायत लिलिमा? शिकायत तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हर बार मतलब शिकायत किसी से भी नहीं है, मेरे को जीवन से भी नहीं है कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ
वो कोई ना कोई अच्छे के लिए हुआ। और यहाँ आपको अब यहाँ कितना टाइम हो गया डोना में आप? 5 साल हो गया। यहाँ खुश हैं? ये आपको एक मैसेज सुनवाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। Hi Lily, I hope this is a surprise message for you and for everyone who is listening to you. You're a star. एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है आपके बारे में is the fact that आप एक inspiration है, not just to me, not just to the team that you have, but to a lot of other women who probably belong to the same background or not. It is extremely commendable for whatever you've achieved, and ये एक मिसाल है, आप एक मिसाल हो, and I would say that जहाँ पर अभी आप पहुँचे हो, दूसरे लोग, दूसरी लड़कियाँ आपको देख के प्रेरित हों और वो भी उसी क्षमता से आगे बढ़े। एंड आई होप यू डू बेटर एंड यू डू ग्रेट। टेक केयर। शर्फसदी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, है ना? शुरू से, स्टार्टिंग से बड़ा भाई की तरह समझाना, वो सब चीज़ें बहुत इनके लिए, मतलब मेरे लिए इनका जो मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अच्छा, किलकारी में फिर कब तक रह पाएं? क्योंकि जब नौकरी लग गई होगी, पैसे कमाने लगी होंगी, तो हॉस्टल छोड़ना पड़ता है। हाँ, जब मैं काम करने लग गई, ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया था, तो उनका था कि अब तुमको जाना पड़ेगा बाहर। तो फिर उसके बाद मैं वहीं पे, जहाँ पे लोधी रोड में त्रैस था, वहीं पे आसपास में कोटला था, कोटला मुबारकपुर, तो वहाँ पर रेंट में रूम लेके मैं और एक अंजलि नाम की लड़की थी, तो हम दोनों ही ऑर्फनेज से थे। हम दोनों ने ज्वाइन किया था। अंजलि बेकरी में कर रही थी और मैं किचन में कर रही थी। अब कहाँ रहती हैं? अभी मैं उत्तम नगर में रहती हूँ। बट अब थोड़ा अच्छा घर हो गया होगा। मतलब उस टाइम रेंट में रहती थी, अब मुझे खुद का अपने घर में रहती हूँ। आपके पास अपना खुद का घर है दिल्ली में? जी, मैम। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक झुग्गी से निकली हुई बच्ची सड़कों पर सोती थी, कबाड़ी की दुकान पे सोती थी। मतलब वो चीज़ें भी बहुत याद आती है, मतलब उसके घर बना ली। कहाँ से कहाँ पे चले गए, जहाँ मैं सड़कों पे रहते थे, या मैं जो मैंने वो गत्ते पे छुप के सोया जब मेरा घर नहीं था, और आज मेरा घर है, उसमें एक अलग से प्राउड फील होता है। जाहिर सी बात है, करना चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितने समय पहले लिया अपना घर? मोस्टली हो गया मैम, 3 साल हो गया। जो भी सेविंग किया था मैंने, उससे मैंने अपना घर लिया। मैंने मतलब हाई कि मेरे छत पे, मेरे सिर पे एक छत हो अपनी, तो वो चीज़ें हैं। अब क्या सपने हैं? क्योंकि मैं आपकी बातों से, जितना आप एक्सपीरियंस और जितना आपके बारे में लोग कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप आसानी से सेटिस्फाइड नहीं होती है ना। एक जगह यहाँ पहुँच गए, जो बहुत अच्छी आदत है, जो हम सब में होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते रहना चाहती हैं। वहाँ पहुँचना है ना, जहाँ पे मतलब जैसे कि अब मैं शेफ़ की मेन्यू में काम कर रही हूँ, ठीक है। शेफ़ सदी मेन्यू बनाते हैं और मैं उनकी मेन्यू में काम कर रही हूँ। लेकिन मेरा एक विजिबल है कि मेरा एक आगे का एक मिशन है कि मैं ना अपना मेन्यू बना के खुद का मतलब ऐसा रेस्टोरेंट चलाऊँ। आपको अपना रेस्टोरेंट खोलना है? अपना नहीं, मतलब जैसे बाकी लोग हाँ, लेकिन खाना मेरा हो। अच्छा, मुझे लगा है वैसे ये भी सोचा जा सकता है कि अपना रेस्टोरेंट हो खुद का। मतलब खोलना है, मतलब ऐसा इतना बड़ा तो नहीं, मतलब एक छोटा सा स्टॉल वगैरह से स्टार्ट करूँ। और क्या उम्र है आपकी लीलिमा? 29 मैम। देखिए, 29 साल की उम्र में एक बच्ची जिसको बहुत सालों तक कुछ नहीं मिला। 11 साल की थी तब तक तो पढ़ाई भी नहीं की थी, है ना। 11 साल की उम्र के बाद पढ़ाई शुरू की है, लेकिन आज इस बच्ची ने सिर्फ और सिर्फ अपनी लगन और मेहनत के दम पर दिल्ली में अपना एक घर, चाहे वो छोटा सा ही घर होगा, लेकिन अपना घर बनाना कितनी बड़ी बात होती है। और आज भी उसके पास बहुत सारे सपने आंखों में पल रहे हैं। एक ना लिलिमा, आपको शायद हो सकता है सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन चूंकि आजकल जो एक माहौल बनाया जाता है और हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जो बड़े कुछ लोग होते हैं ना, एक्टिविस्ट टाइप लोग, जो लिखते हैं, मैं चाहती हूँ चूंकि आप ज़मीन से उठी हुई एक बच्ची हैं, कुछ लोग हमारे देश को बदनाम करने के लिए कि माहौल बनाते हैं कि यहाँ मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, और जो मेजॉरिटी है हिंदू हैं, जो वो मुसलमानों पे बहुत अन्याय करते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि चूंकि आप मुसलमान हैं तो आपके साथ कोई गलत कर रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं है मैम। उनको शुरू से पता है कि मैं मुस्लिम से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आज तक जिसने भी सपोर्ट किया ना, सब लोग हिंदू है।
सब हिंदू है और आज तक वो बोले तो सपोर्ट ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मुस्लिम है या उसको हम नहीं बढ़ाएंगे, ये है वो, ऐसा कभी भेदभाव नहीं हुआ मैम। और ऐसा भी होता है कि अगर शेफ हम लोग होता है क्या, शेफ के अंदर क्या होता है, जब टेस्ट वगैरह होता है ना, हमारी टेस्टिंग होती है ना खाने वगैरह की, तो सब लोग खाते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैं कोई और अदर शेफ्स हो, वो सब उस प्लेट से खाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं कि ये हिंदू है या मैं वो मुस्लिम है, हम नहीं खाएंगे एक साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ ना। और अभी हाल में आपने देखा होगा 1-2 साल पहले नई कंट्रोवर्सी इस देश में खड़ी करने की कोशिश की गई मुस्लिम लड़कियों के हिजाब की, आपके क्या व्यूज़ हैं उस पर? नहीं पहनना चाहिए मैम, सबको बराबर देखो। और वही मुझे लगता है कि आप जैसी बच्चियां जो इतने संघर्षों से आगे आती हैं, फिर जब हम इतना पिछड़ापन कर देंगे तो क्या होगा, बहुत सारी और बच्चियों का क्या होगा ना? जी बिल्कुल। आपने एक बात कही थी कि जितने लोगों ने दुत्कारा था कभी उनको जवाब देना था, सबको जवाब दे दिया लीलिमा? बिल्कुल मैम, जब मतलब आपको पता है जब मैं तैमूरनगर में थी, लोगों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मेरे को मतलब ऐसा नहीं था कि देखो सब लोग, मेरी मम्मी की बिहेवियर बहुत अच्छा था वहाँ पे, और सब मेरी मम्मी को काकी काकी बुलाते थे, और मेरी मम्मी से लोग जो भी वहाँ का जो इन्वायरमेंट जो भी थे ना, सब लोग बहुत खुश थे कि काकी के घर पे जब भी जाऊँ खाना वाना हर टाइम मिल जाता है। लेकिन वो चीज़ था ना कि जब हमारी मम्मी ख़त्म हो गई तो मतलब हम खाने के लिए तरस गए, हमें कोई खाना नहीं दे रहा था। तो फिर मतलब जो लोग हम लोगों को दुत्कार है, जिन्होंने हमें घर नहीं दिया, आज जब उनके पास जाती हूँ ना मैम, तो ये बोलते हैं कि लिली हमारे घर बैठ जाए, हमारे घर में तो आती नहीं। ये सब चीज़ें जब वो बोलते हैं ना, अलग सा फील होता है कि कल में उन लोग जो गाली देते थे मेरे को, आज वो बोलते हैं हमारे घर में रहे। कभी पलट के आप कहती नहीं है? नहीं मैम, वो चीज़ें कभी मेरे दिल में नहीं आता। मैंने बताया ना, मैं उस विचार की लड़की हुई ही नहीं। कभी किसी को जवाब नहीं दिया? नहीं मैम। कभी अपने हॉस्टल वापस जाती हैं या उदयन केयर में कभी गई वापस? उदयन केयर के जो भी मेरे साथ के जो बच्चे थे, उन लोगों से मतलब बात वगैरह होती रहती है। और जो होम में जब मैं जाती हूँ वापस किलकारी में, तो किलकारी में मैंने आपको बताया था कि मैं बड़ी बच्ची हूँ और बाकी सब छोटे थे। आपसे कितने बच्चे इंस्पिरेशन लेते होंगे? हाँ, वही बच्चे कहते लिली दीदी की तरह बनना है, हमने लिली दीदी की तरह। और मोस्टली बच्चे इसी लाइन में, होटल लाइन में ही आ गए सारे के सारे। अच्छा, ये बताइए खाना क्या बनाना पसंद है और क्या खाना पसंद है, और आपकी स्पेशलिटी क्या है? मतलब इंडियन फूड मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी। बिरयानी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अलग अलग बिरयानी बनाने का मेरे को मतलब बहुत शौक है। बाकी डिफरेंट जो क्यूजीन सीखा है मैंने, थाई या फिर स्पेनिश या मेडिटेरियन थी जो सीखा है, उन सबसे अच्छा मुझे को यूरोपियन खाना लगता है। अच्छा, क्योंकि मैंने थ्रेस में भी यूरोपियन इटालियन ही सीखा तो था। आपकी बेस्ट है बिरयानी स्पेशलिटी। हाँ। लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अब जब आऊँगी कभी तो आप मुझे क्या खिलाएंगे? रिजोतो, हमारा रिजोतो है यहाँ पे बहुत अच्छा है। हाँ। और पास्ता वगैरह भी हमारी बहुत अच्छे है यहाँ पे। अच्छा। इवन सुशी भी है हमारी। अच्छा लिली, कई बार क्या होता है, जैसे अब आज आप एक पोजीशन पे आ गई हैं, एक रेस्टोरेंट जहाँ लोग आते होंगे, आपको पहचानते हैं, आपका स्टाफ है, आपके कॉलीग्स हैं, ऐसे में ना कई बार इंसान अपना पास्ट शेयर करने से थोड़ा डरता भी है कि भाई जिसको नहीं पता है आज उसको भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ झुग्गियों में थी, या मैं कचरा बीनती थी, या मैं कचरे में से खाना निकालती थी। तो कभी वो हेजिटेशन होता है कि मैं ना बताऊँ अपना पास्ट, या अपने पास्ट के बारे में आप बिल्कुल कोई वो नहीं है, आपको कोई शर्म नहीं है उसकी? नहीं मैम, जो था मैं तो दुत्कार तो सकती नहीं कि हाँ मैं इस बैकग्राउंड से आई हूँ। हाँ, बहुत बार फील होता है कि जब वो लोग जो मेरे को एक प्यार भरी वो नज़रों से देखते ना कि यार ये बच्ची वैसी आई है, वैसा थोड़ा उस टाइम फील होता है कि मेरे को क्यों उस नज़रों से देखते हैं लोग, जैसे कोई दया दिखाने की कोशिश हाँ, करे, वो वाली चीज़ें। लेकिन आप छुपाने की कोशिश नहीं करते? नहीं, तो सबको छुपाने पता की है, कोशिश आप यहाँ पर आपका बैकग्राउंड सबको पता है। मोस्टली सब लोगों को पता है। लिली, चलते चलते हमारे सारे व्यूअर्स जो ये शो देख रहे हैं, खासकर जो यंग लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं शायद, या कुछ मजबूरियों से घिरी हुई हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि लाइफ में ना मतलब कभी ना अपना होप नहीं खोलना चाहिए। जो अपना मतलब हमने जो सोचा है मुझे करना है, वो चीज़ें करते रहना चाहिए। ये है कि आप एक कदम बढ़ाओगे ना, मतलब ऑटोमेटिकली भगवान आपका साथ देता रहेगा। अब आप अकेली रहती हैं अपने घर में? जब मैं हॉस्टल में थी ना, जब किलकारी में थी, तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी दिलरुबा। तो मतलब मैं 9th में थी और वो ना 3rd क्लास में थी। तो वो एक ना मेरे को बोली, दीदी मेरे को ना मैथमेटिक्स समझा दो, मेरे को ना आता नहीं है। तो मैं वो जो किताब लेके आई थी, और उस किताब से जो मेरी और उसकी बॉन्डिंग जो बनी, वो आज भी ऐसी है। मतलब वो सिस्टर मानती है मेरे को, वो छोटी बहन है मेरी। वो आपके साथ रहती है क्या? और उसका बैकग्राउंड भी वैसे ही, कोई उसकी भी तकलीफ दे कहानी है? मतलब उसके बाबा नहीं है,
माँ है, और वो लोग मतलब नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन में रहते थे वो लोग, तो उसको भी मतलब मौका चाहिए था कि मेरे को भी कोई मतलब पढ़ाई लिखाई मिल जाए। वो भी मतलब 3 बहनें हैं, माँ है, तो उसकी माँ को उतना इनकम वगैरह नहीं था, तो उनको ऑर्फनेज में डाल दिया गया। तो आपके साथ रह के अब क्या कर रही है? दिलरुबा मतलब अभी उसने मतलब मैंने ही मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट करके मैंने उसको मतलब लैब टेक्निकल करवाया उसको, तो उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन उतना वही है कि उसको भी इतना सपोर्टर नहीं है कोई, तो थोड़ी सिर्फ उसने लैब का काम किया, उसको सैंपल वगैरह वगैरह। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक बच्ची अपनी मेहनत और लगन से अपने पैरों पे तो खड़ी हुई, लेकिन अब वो अपने आसपास जो भी बच्चियां हैं जिनको थोड़ी सी भी मदद के सहारे की ज़रूरत है उनकी भी मदद कर रही है। ये बात मुझे लिलिमा, मैं सच बताऊं, आपकी पूरी कहानी में सबसे अच्छी तो ये बात लगी, क्योंकि कई बार हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना तो कर लेते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत होती है, कभी लोगों का सपोर्ट होता है, कभी कभी भाग्य भी होता है, किस्मत भी होती है, लेकिन वो करने के बाद आप किसी और की मदद करें ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस्मत को मानती हैं? मतलब क्या लगता है, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर यहाँ है, या जिन लोगों के सपोर्ट की वजह से, या आपकी किस्मत आपको तीनों है। तीनों है। किस्मत भी है, सपोर्ट भी है और मेहनत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया लिलिमा, Thank you so इतना much. अच्छा लगा आपसे मिलके। एक दिन आऊँगी यहाँ पर, मैं बोलूँगी मुझे शेफ़ लिलिमा के हाथ का खाना खाना है, और मैं वेजिटेरियन हूँ तो कुछ अच्छा सा आप Done, खिला done, देना। आप done. मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं आपके Thank you आगे so के much, जीवन ma'am. के लिए। बहुत सारे सपने देखिए, और बहुत सारी और आप जैसी बच्चियाँ जो सपने देख रही हैं ना, उनके सपना पूरा होने का भी माध्यम बनिए। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। जिंदगी की कोख में जो तन जलाती आग थी, वक्त का पानी उबाला उस धधकती आंच पर, स्वाद मेहनत का मिलाकर उसको अमृत कर दिया। जिंदगी ने जो दिया था जिंदगी के नाम पर। अब जो पीछे मुड़ के देखें तो ये लगता है कि हम क्या थे तब और क्या हैं अब, क्या होंगे कल, ये क्या पता। बस पता इतना है कि सब कुछ खो भी जाता है, अगर जो नहीं खोता है वो इंसान का है हौसला। एक ही ख्वाहिश, तमन्ना, प्रार्थना या जो कहें, जो कोई मजबूर दिख जाए अगर, तो हाथ दो। क्या पता किसके लिए तुम एक मसीहा बन सको। आदमी हो तो हमेशा आदमी का साथ दो।